Good morning, class. So, as we know, we were studying the impact of change, and in that, we have covered the effect of increase and decrease in demand. Today, what we will study, we will see that what is the impact of increase or decrease in supply on the foreign exchange rate or the uh, वैल्यू ऑफ करेंसी। ओके, सो अगर हमारी सप्लाई एक पर्टिकुलर रेट पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है तो उससे हमारे रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल लें तो मान लो अगर एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके प्रोडक्ट की, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड से इक्वल है, जितनी वो सप्लाई दे रही है उतनी ही डिमांड हो रही है। इन केस अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है इन दी मार्केट, सो क्या होता है कि उसकी सप्लाई तो उतनी ही है और लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो अब वो क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसको मीट करने के लिए वो अपना प्राइस बढ़ा देगी। तो प्राइस जब वो बढ़ाएगी तो जो लोग पहले इतना प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे उससे कम प्रोडक्ट वो अब खरीद पाएंगे। ठीक है, मतलब मान लो उसने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग जो हैं वो कम प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे जितना वो पहले खरीद पा रहे थे उससे। तो जो यूनिट्स उसके पास बचेंगी वो क्या करेगी, वो उनसे बाकी लोगों की जितनी भी डिमांड है उसको फुलफ़िल कर देगी। तो अगर उसकी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तो वो अपने प्राइस को भी बढ़ा देती है। ऐसे ही अगर डिमांड कम होती है तो वो प्राइस को भी कम कर देती है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हमने पढ़ ली थी। अब जो थर्ड सिचुएशन है हमारी, उसमें हमें ये पढ़ना है कि मान लो अगर सप्लाई बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर रेट पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, एंड जो डिमांड है हमारी वो सेम रहती है, तो उसका हमारे रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ पे उसका वैल्यू ऑफ करेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो, अगर ये मेरा रेट है आर और इस पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है इस पर्टिकुलर रेट पे, तो यहाँ हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लो सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा सप्लाई कर्व किस साइड में जाएगा, इट विल शिफ्ट टू राइट, क्योंकि सप्लाई किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, सप्लाई इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो इस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वी विल गेट अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड यहाँ हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ चुकी है और उसके साथ में जो हमारा रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड हमारी उतनी ही रहती है तो हमारा रेट भी कम हो जाता है। मान लो अगर कोई कंपनी के एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो कोई कंपनी है एंड वो जो है वो अपनी सप्लाई बढ़ा रही है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लेती है एंड जो डिमांड है वो कम उतनी ही रहती है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है, सप्लाई उसकी बढ़ जाती है, तो वो क्या करेगी, वो अपना प्राइस कम कर देगी ताकि वो एक्स्ट्रा स्टॉक को क्लियर कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो रेट जो है वो हमारा कम हो जा रहा है। अब इससे करेंसी की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सप्लाई के बढ़ने से रेट हमारा रिड्यूस हो गया, यानी $1.60 का था अब $1.50 का हो गया, यानी कि अब हमें कम यूनिट्स देनी पड़ेंगी एक पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी को ख़रीदने के लिए, अपनी करेंसी की हमें कम यूनिट्स देनी पड़ेंगी। और जब हमें कम यूनिट्स देनी पड़ती हैं अपनी करेंसी की किसी दूसरी करेंसी को परचेज़ करने के लिए, देन आई हैव टोल्ड यू कि ये हमारा क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज दी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है इसलिए अब हमें कम यूनिट्स देनी पड़ रही हैं किसी भी फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो गया। तो यानी कि सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई के बढ़ने से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो करेंसी की वैल्यू हमारी एप्रिशिएट हो जाएगी। जो लास्ट सिचुएशन इसमें हमारी आती है वो है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पर क्या होता है कि
जो हमारा रेट है वो आर है एंड जो इस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्यू है। तो यानी हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि सप्लाई मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी रिड्यूस हो जाती है। सप्लाई किस डायरेक्शन में रिड्यूस होगी? टुवर्ड्स दी लेफ़्ट, ठीक है। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल आएगा। डिमांड तो हमारी उतनी ही है, सिर्फ सप्लाई में ही शिफ्ट आया है। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से यानी हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो गई है और उसकी वजह से हमारा जो रेट है वो बढ़ गया है, जो हमारा रेट है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड कम होने से, अगर सप्लाई कम हो जा रही है फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमारा रेट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर उसकी मान लो डिमांड जो है वो उतनी ही है एंड उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो क्या करेगी, वो रेट बढ़ा देगी एक्स्ट्रा डिमांड जो उसकी पहले मतलब डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट बढ़ने से हमारी करेंसी में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 60 रुपीज़ देना पड़ रहे थे, अब उसके लिए हमें 70 रुपीज़ देना पड़ेंगे। यानी जब हमें 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी एक पर्टिकुलर डॉलर को परचेज़ करने के लिए, तो ये हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ओके, सो ये आपकी 4 सिचुएशंस थी इम्पैक्ट ऑफ चेंज में, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड, एंड थर्ड इज इंक्रीज इन सप्लाई, एंड फोर्थ इज द decrease in supply. So we have covered this whole topic and that's all for today. Thank you.